आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे खूंखार सीरियल किलर की जिसका नाम शायद बहुत लोगों ने सुना भी नहीं होगा, लेकिन जिसके अपराधों की कहानी सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी है कनपटी मार की। तो बात है 9 सितंबर 1973 की। जगह है राजस्थान का श्री गंगानगर शहर। ये वो तारीख और वो जगह है जो हमेशा हमेशा के लिए एक बहुत ही खौफनाक अपराध की गवाह बन गई। सुबह के करीब 7 बज रहे थे। श्याम सिंह नाम का एक केयरटेकर रोज की तरह ही शहर के गुरुद्वारे में सफाई करने पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसके होश ही उड़ गए। अंदर का जो मंजर था वो भयानक था। उसके 3 साथी अपनी अपनी चारपाइयों पर खून से लथपथ पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई खूनी तूफान आया हो। और देखिए, ये कोई अकेली घटना नहीं थी। पुलिस के लिए ये बस एक और कड़ी थी, एक ऐसी खौफनाक चेन की जिसमें 3 अलग अलग राज्यों में 70 से भी ज्यादा हत्याएं हो चुकी थीं, और सबकी सब बिल्कुल एक ही तरीके से की गई थीं। कातिल के हमले का तरीका इतना क्रूर और कह सकते हैं कि अनोखा था कि लोगों ने उसे एक नाम दे दिया, कनपटी मार। और बहुत जल्द ये नाम सिर्फ एक नाम नहीं रहा, बल्कि रात के अंधेरे में फैलने वाले खौफ का दूसरा नाम बन गया। डर का आलम कुछ ऐसा था कि शाम होते ही गलियां एकदम सूनी हो जाती थीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कनपटी मार था कौन? कोई भी इंसान इस हद तक वहशी कैसे बन सकता है? इस सवाल का जवाब उसके अतीत में छिपा है। साल था 1952। जयपुर में शंकर प्रजापति का जन्म हुआ। परिवार के लिए ये जाहिर एक जश्न का मौका था, लेकिन जैसे जैसे शंकर बड़ा होता गया उसकी पढ़ाई लिखाई से रुचि बिल्कुल खत्म होती गई। माता पिता की उम्मीदें टूटने लगी और धीरे धीरे उनके रिश्ते में कड़वाहट घुल गई। जब परिवार से सहारा नहीं मिला तो शंकर ने अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए छोटी मोटी चोरियों का रास्ता अपना लिया। वो मंदिरों की दान पेटियों से पैसे चुराता, यहाँ तक कि लोगों के घरों से रोटियां तक चुरा लेता था। कई बार पकड़ा भी गया, लोगों ने उसे पीटा भी, लेकिन वो नहीं रुका। अब देखिए, इसे समझने के लिए क्रिमिनोलॉजी में एक थ्योरी है, लेबलिंग थ्योरी। ये थ्योरी ये कहती है कि जब समाज किसी पर अपराधी का ठप्पा लगा देता है ना, तो वो इंसान भी धीरे धीरे खुद को वैसा ही देखने लगता है। तो शायद बार बार चोर कहे जाने और पिटने के बाद शंकर ने भी ये मान लिया था कि यही उसकी असली पहचान है। अच्छा, तो अब वापस आते हैं 1973 की उस जांच पर। पुलिस एक ऐसे कातिल का पीछा कर रही थी जिसका कोई चेहरा नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। मतलब वो एक तरह से एक भूत का शिकार कर रहे थे। जांच की कमान थी एसपी श्याम प्रताप सिंह के हाथों में। सुराग के नाम पर कुछ भी नहीं था, बस कुछ उंगलियों और पैरों के निशान। तभी एक गवाह ने एक बहुत जरूरी जानकारी दी। उसने बताया कि एक अजनबी ने भटिंडा का टिकट खरीदा था, और भटिंडा वही शहर था जहां पहले भी ऐसे ही हमले हुए थे। पुलिस के लिए ये एक बहुत बड़ी लीड थी, लेकिन असली कामयाबी तो तब मिली जब जिंदा बचे कुछ पीड़ितों ने कातिल का हुलिया बताया और उसकी मदद से एक स्केच तैयार हुआ। महीनों की तलाश के बाद आखिरकार इसी स्केच की मदद से 3 जुलाई 1974 को पुलिस ने भटिंडा में रतनलाल नाम के एक शख्स को धर दबोचा। पुलिस को उस वक्त तक ये अंदाजा भी नहीं था कि उन्होंने किसे पकड़ा है, लेकिन बहुत जल्द वो कातिल खुद अपने मुंह से अपने गुनाहों का वो सच बताने वाला था जिससे सुनकर वहां मौजूद हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। पूछताछ शुरू हुई और रतनलाल ने जो कहा वो सच में चौंकाने वाला था। उसने कहा, मैंने 5 या 10 नहीं बल्कि 72 लोगों को मारा है। बस उसी पल पुलिस को एहसास हो गया कि उन्होंने किसी आम चोर को नहीं बल्कि उस कुख्यात कनपटी मार को पकड़ लिया है, और उसका असली नाम रतनलाल नहीं बल्कि शंकर प्रजापति था। जरा सोचकर देखिए, 70 से ज्यादा हत्याएं, और इनका मकसद क्या था? मकसद इतना छोटा और इतना घटिया था कि यकीन करना भी मुश्किल है। बस थोड़ी सी नकदी और लोगों को मरते हुए देखने का वहशी मजा। उसकी डिटाई का आलम तो ये था कि जब पुलिस ने उससे हत्याओं के बारे में डिटेल में पूछा तो उसने हंसते हुए कहा, पहले मेरे हाथ पैर खोलो, फिर मैं बताऊंगा कि मैंने किसे और कैसे मारा। उसे अपने किए पर जरा भी कोई पछतावा नहीं था। आपको याद है वो गुरुद्वारे वाली घटना? वहां 2 लोगों की बेरहमी से हत्या करने के बाद उसे क्या मिला? सिर्फ 19 रुपए। और उसने बड़ी निराशा के साथ पुलिस को ये बात बताई भी कि उसे इतनी कम रकम मिली। शंकर का दिमाग किसी भी आम इंसान की तरह तो बिल्कुल काम नहीं करता था। उसने खुद कबूल किया कि उसे अपने शिकार की चीखें किसी संगीत की तरह लगती थीं। हत्या
उसके लिए एक नशा बन चुकी थी, एक ड्रग। और सबसे अजीब बात, हर हत्या के बाद वो अपने पाप धोने के लिए हरिद्वार जाता था और गंगा में डुबकी लगाता था। तो कनपटी मार पकड़ा जा चुका था। अब बारी थी न्याय की, और ये न्याय इतनी तेजी से हुआ कि आज के समय में उसके बारे में सोचना भी मुश्किल लगता है। इसे भारत के सबसे तेज ट्रायल्स में से एक माना जाता है। सोचिए, जुलाई 1974 में गिरफ्तारी हुई और सिर्फ 11 महीनों के अंदर जून 1975 में उसे मौत की सजा सुना दी गई। उसकी सारी अपीलें हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति तक सब खारिज कर दी गईं। और फिर 16 मई 1976 को, यानी गिरफ्तारी के 2 साल से भी कम समय में, उसे जयपुर में फांसी दे दी गई। फांसी पर चढ़ने से ठीक पहले उसके आखिरी शब्द थे, मैंने बिना वजह कई लोगों को मारा है, अब मेरी तरह मत बनना। क्या पता, शायद जिंदगी के उन आखिरी पलों में उसे अपने किए का कुछ एहसास हुआ हो। कनपटी मार की कहानी तो वहीं खत्म हो गई, लेकिन वो अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गई। 2 साल से भी कम समय में गिरफ्तारी से लेकर फांसी तक का सफर। क्या आज के हमारे कानूनी सिस्टम में ऐसे जघन्य अपराधी को इतनी तेजी से सजा मिल पाना मुमकिन है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही मौजूद है जितना तब था।